नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई आपस में थमने का नाम नहीं ले रही है। जब कांग्रेस आला कमान की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला किया गया था और वह खुद ही अपना इस्तीफा देकर अपने पद से हट गए थे, तो ऐसा समझा जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है वो अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में मतभेद अभी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से सरकार पर कड़े हमले किए गए थे। इसी बीच आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला किया और वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल APS देओल की ओर से भी नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से पहली बार जवाब दिया गया है। हालांकि उन्होंने इस बार नवजोत सिंह सिद्धू का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि मैं गरीब परिवार से हो सकता हूं और गरीब हो सकता हूं, लेकिन कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं। वह शनिवार को चमकौर साहब में सतलुज नदी पर पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह ड्रग्स और बेअदबी के मसले को हल करके रहेंगे। बेअदबी मेरे गुरु का मसला है। नशा बेचने और बिकवाने वालों को मैं पंजाब से भागने नहीं दूंगा। जब उनसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सिद्धू को छोड़ो और खुशी मनाओ। तो मैं आज बेनती करना चाहता है, सत्कारयोग ब्यूरो एक बेनती करनी है कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕੱਢਣ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। SIT वाला ने जो करना कानून ने करना है। जज तो परमिशन ले ली है बाबा तक पहुंचने की। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए। उन्होंने जेल में जाकर पूछने का इजाजत दे दी है। ना बेअदबी का मसला रहेगा, मेरे गुरु का मसला है, पंजाब की रूह का मसला है, इन्हों हल करके देवांगे। ना नशा का रहेगा। साढ़े नशा वाली पहल पिछले 5-6 साल को बादलों ने भी साढ़े वाले ने भी रोई रखी। साढ़े वकीलों ने अपनी सरकार के वकीलों ने दोबारे को खुलने वास्ते पैसा कर लिया। लगातार केस चल रहे हैं। परमात्मा ने चाहा था 18 तारीख ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਣ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, लेकिन बच्चे भी यदि बच्चे नहीं देने जिन्होंने पंजाब के लोगों को गालिया। आपको यह भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, अगर नशा तस्करी की STF रिपोर्ट को सरकार खोलने की हिम्मत नहीं कर सकती तो ये उन्हें सौंप दी जाए, वह इसे सार्वजनिक कर देंगे। यह पहली बार हुआ है कि जब चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर एक कोई कटाक्ष किया है। इससे पहले वह बचाव में आते रहे और कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कुछ नहीं बोले। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब में ड्रग्स और बेअदबी मामले को लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सरकार पर हमला किया था और कहा था कि 90 दिन की सरकार है और 50 दिन बीत गए हैं, लेकिन 2 मुद्दों को पर सरकार ने क्या किया। इसी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा था कि एडवोकेट देओल की नियुक्ति एडवोकेट जनरल पर कर दी गई है और जब तक एडवोकेट जनरल और DGP
नहीं हटाए जाते हैं वह कांग्रेस भवन नहीं जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा था कि एडवोकेट जनरल जो एपीएस ध्योल हैं वो बेदबी केस के प्रमुख आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में पंजाब सरकार को झूठा कहा। इन केसों की जांच को लेकर पंजाब सरकार की नीयत पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। ऐसे में उन्हें एजी एडवोकेट जनरल नियुक्त करना पूरी तरह से गलत है। And I want to clarify, where am I coming from? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਫੀਸਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? one of the prime accused in the Bargadi Kand, one of the main links that leads to the chief minister and the deputy chief minister. Without him, the jigsaw cannot be completed. The most important block of the jigsaw. ਉਹ 130 ਨੰਬਰ FIR ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ IG ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, 5 ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਕਰੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, एक्सटर्नल एजेंसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ जनरल बन जाता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को भी एडवोकेट जनरल APS ध्योल की ओर से जवाब दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू सरकार और एडवोकेट जनरल के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू अपने सियासी फायदे के लिए झूठ फैला रहे हैं। हालांकि APS ध्योल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी इसे मंजूर नहीं किया गया है। उन्हें नया एडवोकेट जनरल मिलने तक काम करने को कहा गया है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ड्रग्स और बेअदबी के केस में सरकार के इंसाफ देने की कोशिश को बिगाड़ रहे हैं। एडवोकेट जनरल APS ध्योल ने
नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पर भी निशाना साधा और कहा कि सिद्धू अपने सहयोगी नेताओं के ऊपर राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए झूठी जानकारियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस के कामकाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एडवोकेट जनरल की संवैधानिक पोस्ट को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इन्होंने ये पोस्ट सार्वजनिक कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की ओर से भी एडवोकेट जनरल एपीएस देओल की ओर से जारी की गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब का जिहड़ा अज दा पत्र है वो बंब ही नहीं, कांग्रेस सरकार दी, कांग्रेस दी सोच दी और पंजाब दे अंदर जिहड़े लोग राजनीतिक रोटियां किस तरह सेक रहे ने और किस तरह होड़ लगी है कांग्रेस सरकार दे अंदर मुद्दियां दी राजनीति नूं गरमा के झूठे लाभ लैण दी। ये स्पष्ट हुंदा है कि किस तरह एडवोकेट जनरल ने दस्सिया है। और असी तो बहुत देर तक कह रहे सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी वाले संवेदनशील दिल नूं छूण वाले हिंदुस्तान के हर नागरिक का जिहड़ा रिस्पैक्ट दा उस गल ते भी कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है और बाकी दल भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सजा मिलनी चाहिए है, सजा दवान की बजाय कुछ लोग और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दुर्भाग्य है। और चाहे वह नशे का मसला हो चाहे कुछ होए, 5 साल बीतन नूं आ गए। जिहड़ी सौं चुकी सी, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी की कमिटमेंट सी 9/1/2017 नूं सरदार मनमोहन सिंह की लीडरशिप एक कदम भी कांग्रेस और अगे नहीं वधी। और कमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ च जो की कमांड आई है वो इस तलवार का प्रयोग अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी किल करना सिखा रहा है और पंजाब के अंदर इन्हां मुद्दियां दे उत्ते अपना राजनीतिक लाभ लै रहा। गल मैं ही नहीं कह रहा, गल पंजाब का एडवोकेट जनरल भी कह रहा और पंजाब की जनता इस गल समझती है। मेरी बेनती है चन्नी और सिद्धू की जोड़ी नूं, पंजाब संवेदनशील है, पंजाब सीमावर्ती है। राजनीतिक लाभ लल्ले ने कुर्सी की लड़ाई 5 साल बताते। कभी BSF का मसला हो तां तुसीं संवेदनशीलता वाल लै जांदे हो, जे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की गल आंदी तां तुसीं मसले नूं विगाड़न की कोशिश करते हो। पंजाब, पंजाबीयत, पंजाब की सुरक्षा, पंजाब के आम नागरिक की सुरक्षा नाल खिलवाड़ ना करो, पंजाब नूं जलाण दा प्रयास ना करो। दुर्भाग्यपूर्ण है यह प्रयास। और अज दे इस पत्र का नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी नूं सार्वजनिक तौर पर जवाब देना चाहिए कि इन्हां दा उत्तर की है। भाई नवजोत सिंह सिद्धू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी 90 दिन की सरकार है, 40 दिन निकल गए ने, जिद्दण AG तो उन्होंने टीम चली जाएगी मैं उदण अपना दफ्तर ज्वाइन करांगा। तो लगता है कि सिर्फ सियासत है, इस तो अलावा कुछ नहीं, मुद्दे भटकाने की कोशिश की ऐसा कि मैं तो समझना सियासत तो भी अगे पंजाब के समाजिक ढांचे के उत्ते प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ऐसी भाईचारे का मुख्यमंत्री हो तुसीं दिन गिनदे हो। तुसीं पंजाब के गरीब वर्ग चो SC वर्ग चो कोई बच्चा मुख्यमंत्री बने तुसीं उहदे दिन गिनोगे। यार मतलब अगला 5 साल की जिहड़ी कांग्रेस भावें सरकार नहीं आनी, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई होर है। जिहड़ा हरीश रावत का ट्वीट आया जी जिन्होंने बाद चो खंडन किया गया, दिल विच कुछ तो जुबान च कुछ है। पंजाब के समाजिक ढांचे नाल भी धोखा ना करो। पंजाब सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फिर हमला किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पंजाब को बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की फैमिली और उनकी गैंग ने लूटा। पंजाब इन परिवारों के लिए महज एक बिजनेस बनकर रह गया था। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस एकजुट है और आगे भी रहेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला गया हो। इससे पहले भी वह कैप्टन को नई पार्टी बनाने को लेकर वह उन्हें संन्यास लेने की नसीहत दे चुके हैं। वड़िंग ने कहा कि इस बदतर हालात के बाद भी सरकार पंजाब की आर्थिक हालात को सुधारने के साथ साथ आम आदमी को राहत भी दे रही है। उन्होंने कहा कि वह सिस्टम को ठीक करने में जुटे हुए हैं। अपने स्वार्थ के लिए सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा ने पंजाब के हितों को तबाह कर दिया।
कई वर्षों से पंजाब में ये लूट खसूट हो रही थी। उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा और कहा कि सरकार लगातार उन्हें राहत देगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट है और पार्टी में ऑल इज वेल है। राजा वड़िंग ने इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कंप्रोमाइज्ड मुख्यमंत्री बताया था और कहा था कि कैप्टन की हालत काली स्याही से काले पन्ने पर लिखने जैसी है। कैप्टन कभी बादल परिवार और भाजपा के खिलाफ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सके। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी पर सवाल उठाने के अगले दिन कोटकपुरा के पास बुर्ज जवाहर सिंह वाला पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां गुरुद्वारा साहब में माथा टेका और यहां पर लोगों से बातचीत भी की। उनका यह विजिट वैसे तो अनौपचारिक था और उन्होंने इस संबंध में किसी को जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेका और उसके बाद लोगों से बात भी की। आपको यह बता दें कि इसी गुरुद्वारा साहब से वर्ष 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप चोरी कर उनकी बेअदबी की गई थी। गुरुद्वारा परिसर में लोगों से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बेअदबी के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वह सब यहां सभी को अरदास करनी चाहिए। यह अरदास पूरी भी होगी क्योंकि यह पूरे पंजाब के लोगों की मांग है कि उन लोगों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो कभी किसी ने सोची भी ना हो। बेअदबी करने वालों को ऐसी सजा मिले जिसे उनकी पीढ़ियां याद रखें। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि यह सजा उन लोगों को जरूर मिलेगी और वाहेगुरु ऐसा खुद करेंगे। उनकी आस कभी टूटती नहीं है। इस तरह है कि सिख कौम अन्याय के खिलाफ जो लड़ी है ना, तत्तियां तवियां ते बैठे है, बंद कटाए, खोपड़े लहाए, पर सिक्खी सिर्फ नहीं चली। ये इत्थों ही अरदास जानी है और पूरी भी होनी है। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗਨਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੰਬੇ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। मेरी आस कदे नहीं टूटी। तुसी भी अरदास करो और आने वाला समा नैती करते हैं, रोज करते हैं, दसवें पातशाह दा नाम लेके नैती करते हैं। बस अरदास बहुत ताकत है, बहुत ताकत। ये न्याय दा प्रकाश होगा, वो तो होना ही है और ये न्याय दा प्रकाश होना है और उन्हें एक मिसाल कायम करना पीढ़ी दर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। दो शब्द बोल भी दिए। पंजाब में बढ़ती महंगाई और वर्ष 1984 के दंगों के विरोध में श्रोमणी अकाली दल बादल के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कोठी का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। अकाली वर्करों पर हल्का बल भी पुलिस की ओर से इस्तेमाल किया गया। श्रोमणी अकाली दल का आरोप है कि वह अपनी बात मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पास रखने जा रहे थे। राजनीतिक पार्टियों के नेता हक मांग रहे अध्यापकों और अन्य लोगों पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक तक नहीं मिल रहा। श्रोमणी अकाली दल ने ऐलान किया कि 8 नवंबर को होने वाले विशेष सेशन के दौरान वह गांधी परिवार के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की मांग करेंगे। इसके लिए वह दूसरी पार्टियों से सहयोग की भी अपील करेंगे। श्रोमणी अकाली दल ने एमएलए हॉस्टल से अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। यहीं से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल के वर्कर पैदल ही मुख्यमंत्री की कोठी की तरफ मार्च करने लगे। हालांकि इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इसके बाद कुछ अकाली वर्करों ने बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में गिरफ्तारियां भी दी। चन्नी साहब ड्रामा करते हो, रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੋ। ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣ ਲੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਚੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿੰਨੇ ਰੇਤੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ एकजुट भी नहीं कर पाए अजे तक, एकजुट भी नहीं कर पाए। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਡੀਏਪੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸੋ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਆਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ? ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕੀ ਘਟਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अमृतसर के राजा सांसी स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बढ़ोतरी की जा रही है। इसी को लेकर अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने राजा सांसी स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋ 에ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, 2 ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਗੋ 에ਅਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:15 ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:45 ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12:10 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 에ਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਲਿੰਦੋ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਸਟਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, 2 ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਔਰ 1 ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋ 에ਅਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ चुने। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई। वहीं 6 मरीज बुरी तरह से झुलस गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें धुआं निकलता दिखाई दे रहा है और अंदर जो भी मशीनें और सामान पड़ा था वह सब जलकर राख हो चुके हैं। आग लगते ही अस्पताल में चीख पुकार मच गई और मरीज चिल्लाते रहे, वह वार्ड से बाहर नहीं निकल पाए। खबर है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 25 मरीज भर्ती थे जिनमें से 10 की मौत हो गई। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि यह आग अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड में लगी थी। यहां कोरोना के मरीज थे। यह घटना गंभीर है। अस्पतालों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि अपने यहां लगाए गए फायर सेफ्टी यंत्रों का ऑडिट करवाएं। अब इसकी जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इस अस्पताल ने फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया था या नहीं। अगर अस्पताल ने ऑडिट नहीं करवाया तो ये एक गंभीर घटना है। नवाब मलिक ने आगे कहा कि अगर ऑडिट के बावजूद आग लगी है तो इसकी जांच करवाई जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि जांच में दोषी पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की और ट्विटर पर लिखा है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत से वह बेहद दुखी हैं। शोक से लिप्त परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान घायलों को जल्द से जल्द ठीक करें। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से हुई दुर्घटना से वह अत्यंत दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक में लिप्त परिवारों के साथ हैं। वह ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी क्या अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में बसने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि हाल में ही उन्होंने 570 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी है। इसके बाद खबर आई कि वह मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से भी बयान आया और कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अंबानी परिवार स्टोक पार्क लंदन में बसने जा रहा है। हम यहां पर साफ करना चाहते हैं कि चेयरमैन या उनका परिवार ऐसी कोई योजना नहीं बना रहा। वह लंदन या दुनिया के किसी और हिस्से में बसने का प्लान नहीं बना रहे हैं। रिलायंस ग्रुप की कंपनी RIIHL ने स्टोक पार्क में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गोल्फिंग और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए किया जाएगा। इसके लिए लोकल रूल्स और गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। यह प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ते कंज्यूमर बिजनेस को देखते हुए एक्वायर की गई है। हम भारत की मेजबानी वाली संस्कृति को विश्वसनीयता पहचान देना चाहते हैं। आपको यह बता दें कि मुकेश अंबानी के परिवार ने इस साल दिवाली लंदन में नए घर में मनाई। 2-2.5 महीने से मुकेश अंबानी का परिवार लगातार मुंबई से बाहर है। इसलिए भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ लंदन में बसने जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि मुकेश अंबानी का नया घर कैसा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने लंदन के स्टोक पार्क में 592 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसमें 49 कमरे हैं। लंदन का स्टोक पार्क 100 साल से भी अधिक पुराना है और इसे 1908 में प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसे बाद में कंट्री क्लब बना दिया गया, जहां जेम्स बॉन्ड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।